बजरंग दल प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि जितने गोरक्षक हैं ना, रात में कुकर्म करते नजर आते हैं। आपको याद है वक्तव्य? आप क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम बजरंग दल में ले जाकर सिमेट दें? आप क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन में एक बिहार में बाबा बैठा है पलाथी मारे? क्या लगता है कि बिहार में एक बाबा पलाथी मार के बैठेगा और इस आंदोलन का मुद्दा दब जाएगा? इस बात सिर्फ आंदोलन की होगी। हमारे पास तो ऐसा ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर देखो 10 साल बाद सरकार ने कहा ट्रैक्टर किसी काम का नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। तो हमारा जो ट्रैक्टर होता है 10 साल तक तो रहता है वो ट्रैक्टर, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन है। अब जिसका कोई ना नंबर ना रजिस्ट्रेशन, तो वो बन जाता है हवाई जहाज। महिला पहलवानों का आंदोलन बीते 25 दिनों से चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक इन पहलवानों से बातचीत करने के लिए नहीं आया, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर और महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। वैसे ही एक समर्थक हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? जिला शामली, उत्तर प्रदेश। शामली से। शामली जो है पश्चिमी यूपी में आता है, आप आए हैं। क्या कुछ उम्मीद दिख रही है कि इंसाफ मिल जाएगा? उम्मीद के बलबूते आंदोलन नहीं होते, हौसलों के बलबूते आंदोलन होते हैं। और आप ये जान लीजिए कि हमारे हौसले ये कहते हैं कि या तो सरकार के पास 3-4 दिन है, फैसला ले ले। अगर सरकार ये परिचय देती है कि नपुंसकता के तहत वो एक बाहुबली के सामने नतमस्तक उसकी चौखट पर होकर फैसला नहीं ले पाई, तो 21 तारीख को हम साबित कर देंगे फैसला क्या होता है। हम आपको महम की चौखट से, हम उस खाप पंचायत की चौखट से इस देश को बता देते हैं कि जब बेटियों पर संकट का समय आता है तो किस तरीके से कौमें, किस तरीके से खाप और किस तरह पगड़ी और किस तरह सरीखा हिंदुस्तान फैसला लेता है। 21 तारीख को हम बता देंगे। 21 तारीख को क्या है, क्या क्यों चुना गया 21 तारीख ही? 21 तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम हमने सरकार को दिया था। हम नहीं चाहते कि सरकार की छवि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बने कि देश के प्रधानमंत्री का दरवाजा उस वक्त तो खुला था जब गले में मेडल था। आज जब गले में अधर्म है, अधर्म ने इन बेटियों को परेशान किया है, अन्याय की चकाचौंध ने इन्हें घेरा है, तब इस अंधेरे को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस अंधेरे को मिटाएगा कौन? सवाल ये लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि जो पहलवान हैं इनका बैकग्राउंड अलग ही है, लोग भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं और बीजेपी ही इन्हें इंसाफ नहीं दे रही। हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में संविधान है। संविधान ने यह कहा कि जब चुनाव हो जाए, चुनाव के वोट डालने के तुरंत बाद इस देश के हर आदमी को नागरिक की भूमिका में होना चाहिए। अगर इस देश का पत्रकार नागरिक बन गया होता तो इस देश का नंबर फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 161वां नहीं आता। अगर इस देश का पत्रकार नागरिक बन के सवाल पूछ रहा होता तो वो इस देश के प्रधानमंत्री की चौखट पर सवाल दाग देता कि 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पाए, कितने बड़े वक्ता होने की दुआई देंगे भी तो कैसे, अगर आपके पास इस देश के गरीब गुरबा और पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए वोट किसी ने कहीं भी दिया हो सकता है इन बेटियों ने भी चकाचौंध के माहौल में बीजेपी को वोट दिया हो। ये तो और बड़ी बात हो गई कि बीजेपी अपने ही लोगों के साथ खड़ी नहीं हो रही है तो विपक्ष के साथ कब खड़ी? आंदोलन चल रहा है। बजरंग पुनिया एक जो है कि शेयर करते हैं पोस्टर और ये बजरंग दल का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। जब उसका विरोध होता है उस पोस्ट को हटा लिया जाता है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, बजरंग को दल में मत समेटिए, बजरंग बली संकट मोचक हैं। नहीं, बजरंग दल, बजरंग पुनिया ने बकायदा शेयर किया था पोस्ट। अब मेरी बात आप समझ लीजिए, बजरंग दल प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि जितने गोरक्षक हैं ना, रात में कुकर्म करते नजर आते हैं। आपको याद है वक्तव्य? इसी तरह के लोग बजरंग दल में भी हैं और उनके पीठ के पीछे कुछ अच्छे हनुमान भक्त भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। इस देश में अगर आसाराम जैसे व्यक्ति 5-5 लाख लोगों की भीड़ के पीछे इतने अत्याचारों को अंजाम दे गए तो व्यक्ति बेचारा नादान होता है, कई बार बातों में आ जाता है। बजरंग दल पूरा खराब नहीं है, बजरंग दल में कुछ अच्छे भक्त होंगे, लेकिन बजरंग दल में वो भी लोग हैं जिन पर हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं। हम उन हत्याओं के अपराधियों के खिलाफ हैं, बजरंग बली के भक्तों के खिलाफ नहीं। बजरंग बली का पहला टीका मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरा परिवार लगाता है। बजरंग पुनिया को किसमें शामिल किया जाए? बजरंग पुनिया को पहले न्याय की बैठक में शामिल किया जाए। तमाम दलों को पहले खूंटी पर टांगिए और न्याय की उस बैठक को बैठाइए जिससे बजरंग पुनिया और इन बेटियों को न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम बजरंग दल में ले जाकर सिमेट दें? आप क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन में एक बिहार में बाबा बैठा है पलाथी मारे? क्या लगता है कि बिहार में एक बाबा पलाथी मार के बैठेगा और इस आंदोलन का मुद्दा दब जाएगा? इस बात सिर्फ आंदोलन की होगी, बात ना केरल पोस्टर की होगी। बात अब
अब ना सिर्फ किसी हिंदू मुसलमान की होगी, कई पत्रकार हैं बड़े पागलपन के आदमी कह रहे हैं कि आमिर खान ने समर्थन नहीं किया। अरे आमिर खान एक ही आदमी तो होगा 140 करोड़ में से, अरे एक आदमी ही तो है, होगा हाथ पैर हिलाता होगा पर्दे पे, आंदोलनकारी नहीं है वो, उसका कोई इतिहास नहीं कि उसने आंदोलन गांधी के टाइम पे लड़े थे। वीरेंद्र शास्त्री पर बोल रहे हैं आपका पर्चा निकल जाएगा। हाँ, मेरा पर्चा निकालो भाई, हमारे पर्चे तो निकले किसान आंदोलन में, और उस पर्चों पर क्या इस देश की सत्ता ने 13 महीने बाद लिखा? इस देश की सत्ता ने 13 महीने बाद हमारे पर्चों पर लिखा कि हमसे गलतफहमी और भूल हो गई, हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई, और तपस्या की कमी के तहत इस देश में किसान अजेय था, उसे ना हराया जा सकता था और ना आगे हराया जाएगा। ये पर्चा हमारा निकल चुका 13 महीने के बाद। हमारे क्या पर्चे निकालेंगे? कई बार पर्चे निकले हैं जिसमें हम अजेय साबित हुए हैं। एक बार फिर इंतजार करिए, लिख कर रख लीजिए, पर्चा हम निकाल रहे हैं। एक बार फिर इस देश का किसान इस दिशा में आगे बढ़ चुका है कि इस देश के जंतर मंतर की, इस फुटपाथ की धरती से ये लिख करके इतिहास जाएगा कि आने वाले 70 साल में इस देश में ब्रजभूषण पैदा नहीं होने देंगे, ऐसा इलाज करके जाएंगे। इस बार याद रखना। 21 तारीख को क्या आप लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं? 21 तारीख को हम कहां पहुंच रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हम अकेले नहीं, ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे। देखिए हमारे पास एक ही सवारी है, हम तो डीटीसी के कंडक्टर को भी परेशान नहीं करते, भाई तू टिकट ही दे दे। हम कहते भाई तेरी सरकारी नौकरी, तू वही अपनी को कर। हमारे पास तो ऐसा ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर देखो 10 साल बाद सरकार ने कहा ट्रैक्टर किसी काम का नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। तो हमारा जो ट्रैक्टर होता है 10 साल तक तो रहता है वो ट्रैक्टर, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन है। अब जिसका कोई ना नंबर ना रजिस्ट्रेशन, तो वो बन जाता है हवाई जहाज। अब जब 10 साल बाद वो सड़क पे निकलता है, तो आपने किसान आंदोलन में देखा उसके आगे गड्ढे खोद दिए। अब वो तो हवाई जहाज है, उसको 10 साल पूरे हो गए, ना कोई नंबर ना कोई पहचान, तो वो उड़ता है और उड़ करके दिल्ली में बैठता है। इंतजार करिए, ये बैरिकेडिंग पे जो वेल्डिंग हुआ है ना, ये वेल्डिंग ट्रैक्टर के वेल्डिंग से मजबूत नहीं। 21 तारीख को ऐसा फैसला लेकर हम दिखा देंगे कि जब इस देश में बेटियों पर अन्याय होता है, उस वक्त 2011 की तरह ये भारत निर्भया के लिए सड़क पर आया था, फिर बेटियों के लिए सड़क पर आएगा। पहले भी इस देश ने आता इतिहास 2011 में लिखा गया कि राजनीति को खूंटी पर टांग करके जो पार्टी खूंटी पर टंगी थी आज तक उतरी नहीं। क्या पता आने वाले वक्त में इतिहास खुद को दोहरा दे। तो लेकिन सवाल ये भी है ना, मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी क्या क्या कह रहे हैं, तमाम बातों को आज समेट लीजिए। मोदी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल दिया, फिर कहा पढ़ाओ। चलो मान लेते हैं जवान फिसल जाती है, वक्ता बड़े हैं। दूसरी बड़ी बात, मोदी जी ने ही कहा सेल्फी विद डॉटर। मोदी जी ने ही तो ये भी कहा कि हम कपड़े देखकर आदमी पहचान लेते हैं। बोलो कहा कि नहीं कहा? मोदी जी अगर सब कुछ कहते हैं तो मोदी जी ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि ब्रजभूषण ने क्योंकि बोल मेरे पाले में डाल दी, एक अपराधी है जेल में डालो? क्या मोदी जी वही बोलेंगे जिससे वोट मिलेगा? एक बात ध्यान रखना, यह आंदोलन अब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले देखा होगा। पिछले 2 दिन में एक बदलाव देख रहे होंगे आप। यह आंदोलन को लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं। यह आंदोलन अब 3 फुट की जगह में नहीं रहा, रोज शाम में सड़कों पे निकलता है। अब यह आंदोलन यहाँ से बाहर निकल चुका है, हर गली जाएगा, हर मोहल्ले जाएगा, हर उस पालने में जाएगा जिसको माँ हिलाते हुए मोदी जी से पूछेगी मेरी बेटी को न्याय कब मिलेगा। 50 लोग तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय लेवल जाएगा, राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा। हाँ, 50 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस रात राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर से खदेड़ा गया, तरीका किया गया कि हम खदेड़ देंगे, रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, पंछी चहचा रहे थे, और उसी बीच वहां काउंटिंग सिर्फ 131 लोगों की थी। आपने देखा था कैसे रो रहे थे राकेश टिकैत? मेरी बात, अपने लोगों की यादों में रोएंगे नहीं। राकेश टिकैत का रोना भी दहाड़ने के बराबर है। वो आह्वान था देश के किसान के लिए कि निकलिए सड़कों पर, और आज अपने आंसुओं की बोझ से इन तमाम सैनिकों के इस बल को हम नस्यानूद कर देंगे। और आपने देखा कि 6,500 की फौज, 6,500 का पुलिस प्रशासन, मात्र 131 लोगों ने पीछे हटा दिया। यह आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा, पहले भी मैंने आपको बताया, क्लियर कर दूं। यह आंदोलन उस गांव की चौखट से चल रहा है, उस महिला से चल रहा है जो रोटी पकाते हुए पहली रोटी इस देश की बेटी के न्याय में बना रही है। हर माँ इनके साथ खड़ी है, हर चौखट इनके साथ खड़ी है, और कहां है ये भी दिखा देंगे। 21 तारीख का इंतजार करिए। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं 21 तारीख? पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहाँ से लोग आ रहे हैं? ब्रजभूषण ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अपने लोग भेजेंगे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। आप ये चाहते हैं मैं बता दूं कहां से आ रहा है, ताकि वही बैरिकेडिंग लग जाए, हमारे लोग वहां रुक जाए, और पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। फिर आए 50 लोग, क्या कर पाएंगे? हम नहीं बताएंगे भाई कहां से लोग आ रहे हैं, लेकिन इस देश के हर कोने से लोग आएंगे। लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं, आपको जानकारी है ही नहीं। हाँ, हमें क्या जानकारी है? उस जानकार को लाओ पहले। चलो भाई, उस जानकार की अदालत एक प्रवचन करवा देते हैं यहीं पे। अगर वो जानकार ये कह दे कि इस देश में
अगर किसी पर यौन हिंसा का मामला होता है तो उसे युग पुरुष घोषित करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसका प्रवचन हम भी सुनेंगे। अगर वो आदमी ये कह दे कि जिसपे 1993 में 307 लगी हो, जो आदमी ऑन कैमरा ये कहता हो कि मैं बाहुबली हूं, मैंने एक आदमी गोली मारी और उसे मार दिया, अगर कोई आदमी ये कहता हो कि 1996 पे उस पर टाटा जैसी धाराएं लगी हो, वो इतना बलशाली आदमी जांच को प्रभावित नहीं करेगा। अगर ये वो कह दे तो फिर हम उसका भी प्रवचन सुनेंगे। ज्ञानी हमसे ज्यादा कोई नहीं। और अगर कोई है ये एक बात बताइए, आंदोलन कब तक चलेगा, इंसाफ कब मिलेगा, कोई डेट है आपके पास फिक्स? आंदोलन कब तक चलेगा सरकार को तय करना है। धीरेन्द्र शास्त्री बुला लीजिए, बता देंगे वो। धीरेन्द्र शास्त्री के पास पर्ची है ना? अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास ये पर्चा है कि भविष्य में क्या हो सकता है वो बता सकते हैं, तो क्यों इस धीरेन्द्र शास्त्री ने इस देश की सत्ता को नहीं बताया कि यूक्रेन में युद्ध होने वाला है, 3 दिन बाद बच्चों को वहां से निकाल लीजिए? क्यों मेरे देश के बच्चे भविष्य जानते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने यूक्रेन के युद्ध में फंसवा दिए? क्यों मेरे देश के बच्चे, अगर धीरेन्द्र शास्त्री सारा भविष्य जान रहे थे, अफ्रीका में गाजा में युद्ध हुआ, वहां से बच्चे आज तक हम निकालने का संघर्ष कर रहे हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य जान रहे थे तो इस देश के बच्चों को निकालने का वार्निंग सरकार को धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं दी? अगर धीरेन्द्र शास्त्री बच्चों का भविष्य जान रहे थे, इस देश का भविष्य जान रहे थे, पहाड़ी इलाकों में मकानों में और जमीन में दरार आ गई, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं बताया कि ऐसा संकट पहाड़ी इलाकों में आने वाला है, अपने पहाड़ बचा लीजिए? इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जानते कुछ नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री नाटक कर रहे हैं। और इस तरह का नाटक आसाराम और राम रहीम जैसे सरीखे लोग हिंदू राष्ट्र बन जाने दीजिए, वे हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए, इस देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है, इसका मतलब वो आदमी कभी किताब पढ़ा ही नहीं। इस देश ने खूबसूरत संविधान सभा बैठाई और जिसमें यह बात सुनिश्चित की गई कि ये धर्म, ये देश अलग अलग रंगों से बनेगा, हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होगी, हर व्यक्ति का अलग समुदाय भी होगा, हर व्यक्ति का अलग जाति भी होगी, लेकिन जब बेटियों की बात आएगी तो जंतर मंतर पर समूचा हिंदुस्तान मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाएगा। यह देश का संविधान है और इस बात को आप समझ लीजिए। अगर किसी ने संविधान नहीं पढ़ा तो उसे पागलपन की कोई दिक्कत है, पढ़ाई करे, लाइब्रेरी में जाकर प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो लालू की बेटी का भी पर्चा निकाल रहे हैं आजकल। देखो, आप एक बात बता दूं, मैं आपको यह बात कोई नहीं कहेगा, मैं सच बता रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में एक आदमी ने इतना बड़ा पागलपन कर दिया जिसका कोई इलाज नहीं। वो पागलपन किया तेज प्रताप ने, बिना बात गले में घंटी बांध ली। ये किसने मंच तैयार किया? धीरेन्द्र शास्त्री का, तेज प्रताप ने बिना बात कह दिया, अरे आ जाओ, आके दिखाओ बिहार में। भाई आर्टिकल नंबर 19 है, आ तो कोई कहीं भी सकता है। हम बैठे हैं यहाँ, आर्टिकल नंबर 19 है तो आ तो कोई कहीं भी सकता है। बिना बात एक पागल आदमी पर टिप्पणी की, उसे एक मंच तैयार करके दिया और उसका रिजल्ट ये है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसकी गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी चला करके युग पुरुष हो जाओगे तो 7,500 सैलरी भी देगा, छोड़ो ये सांसदी और उसके गाड़ी का ड्राइवर बन जाओ। रिंकिया के पापा क्या है जी? रिंकिया के पापा? अब रिंकिया के पापा आप कहिए, तस्वीरें सामने है, कौन व्यक्ति है, चला रहा, नाम तो किसी का क्या ही लिया जाए। लेकिन देख रहे हैं कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने विधायक पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, ऐसा लग रहा साक्षात भगवान दर्शन हो गए। भाई एक बात आप समझिए, जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान के कानूनों की चिंता ना हो, इस देश के सद्भाव की चिंता ना हो, वो व्यक्ति इस तरह के ढकोसले करेगा। उसे यह भ्रम है कि धीरेन्द्र शास्त्री वोट दिलवा देंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ताकतवर है कि वोट दिलवा सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री इस देश से मांग नहीं करते हिंदू राष्ट्र बनाने की, अपने आप प्रधानमंत्री बन के बना ही देते। पता उनको भी है कि वोट कोई देगा नहीं, सत्ता में एक चुनाव तुम जीत नहीं सकते, बिना बात के प्रवचन दे रहे हैं। और ये भ्रम में जो नेता है कि ये देश इतना पिछड़ा हुआ है कि धर्म पे राजनीति करेगा, ये देश अब कर्नाटक की राह चल निकला, जहां मुद्दों की राजनीति होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, जहां इस देश पे बात होगी कि बेरोजगारी मिटेगी कब, महंगाई घटेगी कब। आप धीरेन्द्र शास्त्री को पागल कह रहे हैं, आपका बयान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ओ बिहारियों तुम लोग पागल हो। हाँ, अब सुनो मेरी बात, वो पागल क्यों कह रहा है बिहारियों को? वो ये कह रहा है कि मुझ जैसा अनपढ़ आदमी जिसने संविधान तक ना पढ़ा हो, उस आदमी के चक्कर में तुम आके 4.5 लाख बैठ जा रहे हो, इसलिए तो वो पागल बता रहा है। कोई आदमी कैसे किसी को पागल कहेगा? एक बात आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति संविधान न जानता हो, जो व्यक्ति कानून न जानता हो, भारत की खूबसूरती न जानता हो, भारत की अहमियत न जानता हो, भारत की सम्मान से खिलवाड़ करने की सोचेगा, वो पागल कहा जाएगा। पहले भी कहते रहे और आगे भी कहेंगे। कितना भी ढिंढोरा पीट लीजिए, 24 में तो आएंगे मोदी जी ही। हम कह रहे हैं कि 24 में भी मोदी आए और 244वें साल में भी मोदी आए। हमने मोदी जी को ही झुका करके 3 कानून वापस कराए। हमारे पास इतने बड़े हौसले हैं, मोदी के चाचा ताऊ जो इस सत्ता पर बैठे, हमें सत्ता को झुकाना आता है। भगत सिंह से लेकर के आज तक गांधी ने इस देश में एक छोटे से कपड़े को पहन करके अंग्रेजों सरीखी सत्ता झुका दी। हम सत्ता झुकाने के फॉर्मूले जानते हैं। इस सत्ता पे मोदी जी दोबारा आ गए तो हम दोबारा झुका देंगे, हमें हौसले बरकरार रहेंगे। आजकल हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, उनके घर से नहीं बल्कि पड़ोसी घर से। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये बता दीजिए
कि यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से ट्रैक्टर्स जब आएंगे 21 तारीख को, तो दिल्ली पुलिस सारे बॉर्डर पर तैनात हो जाएगी, बैरिकेड कर देगी, रोक देगी, फिर क्या आपके पास ऑप्शन बचेगा? मुझे नहीं लगता कि 13 महीने के आंदोलन के बाद आपको 26 जनवरी के शक्ति प्रदर्शन के बाद आपको ये सवाल पूछना चाहिए। क्या उसमें बैरिकेडिंग नहीं थी? क्या दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं आए? भाई इस दिल्ली में ट्रैक्टर आएंगे शांति के तरीके से। तो लाल किले पर जैसे हुड़दंग किया गया था, फहराया गया था, वैसा आप लोग चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप लोग? भाई ये लाल किला क्रांति का परिचायक रहा है। किसान जब चलता है तो वो जमीन को, मिट्टी को उखाड़ करके उसमें बीज बोता है। किसी ने हुड़दंग नहीं किया। किसान जब ट्रैक्टर को पुलिस रोकेगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं रबड़ के होते हैं। ट्रैक्टर को जब पुलिस रोकेगी तो हम गांधी का वही झंडा बुलंद करेंगे, उसी जगह बैठ जाएंगे और जब तक वहां से हिलेंगे नहीं, जब तक वो बैरिकेडिंग हटेंगे नहीं। बहुत बड़ा दे रहे हैं आप जी। गांधी का यही रास्ता है, गांधी का ही ये देश है। बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जैसे जाम हुआ था वैसे फिर जाम होगा? जाम नहीं होगा। जाम तो सरकार करती है, हम जाम करते हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं हम तो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जाम खुल जाएगा, जाने दो हमें आगे। अगर सरकार हमें कहती है कि भाई यही जाम करो, यहीं बैठ जाओ, तो हम बैठ जाएंगे गांधी के तरीके से। देखिए हम अहिंसावादी लोग हैं। ट्रैक्टर पे हम इसीलिए चलते हैं, हम गरीब किसान हैं, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं मिला भाई साहब, 3-3 साल हो गए, पैसा हमारे पास बस के किराए का है नहीं, तो ट्रैक्टर पे ही बैठ के चलते हैं, अहिंसावादी तरीके से चलते हैं। क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली भी रहेगी या सिर्फ ट्रैक्टर? वो तो वक्त बताएगा, सारी रणनीति तुम्हें बता दीजिए उसमें क्या रहेगा? कल्टीवेटर रहेगा, ट्रॉली रहेगा या फिर कुछ और रहेगा उसमें? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली रहेगी, ट्रॉली में लगी होगी एलईडी स्क्रीन और उस पर लगा होगा एसी, और तब तुम जैसे पत्रकार को दूसरा मौका देंगे ये दिखाने के लिए क्या ये असली किसान है। उसमें लदा क्या होगा? उसमें एसी लगा होगा। लदा क्या होगा? लगा नहीं, लदा क्या होगा? क्या रखा होगा उसमें ट्रॉली में? देखिए हम लदे जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, भोजन को सम्मान से बात करते हैं। लदेगा उसमें कुछ नहीं, लगता है क्या? नहीं, क्या रखे रहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें गेहूं, चावल, गैस सिलेंडर क्या रहेगा उसमें? देखो हम सारी चीजें बता देंगे तो भाई साहब यहाँ से एक अध्यादेश जारी हो जाएगा कि आज से दिल्ली में आटा लाना बैन है। हमारा रोटी पानी रोका गया ना, आज से दिल्ली में रोटी लाना बैन है। इस तरह की सारी बातें आपको बता देंगे तो सरकार के पास पहुंच जाएगी, लंबी लिस्ट आएगी, पुलिस ये चेक करे क्या रोटी है, आधी है कि पूरी है। इस तरह की बातें हमारे साथ हो जाएगी। 21 तारीख को दिखाई देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ हम आपको दिखाई देंगे, इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए, बड़ा बयान दे रहे हैं कि जो 21 तारीख है, 21 मई को देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आएंगे, ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, उसमें ट्रॉली लगी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि किस तारीख को वास्तव में होता क्या है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।